नमस्कार। किंग एडवर्ड हाई स्कूल देवरिया, जे होप सिम्सन गोरखपुर के जिलाधिकारी ने 1912 में देवरिया के इस हाई स्कूल की स्थापना की, जो आज़ादी के बाद राजकीय इंटर कॉलेज बन गया और बिल्कुल देवरिया ज़िले के दिल में मौजूद है। वो देवरिया ज़िला जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है, वो देवरिया ज़िला जो पिछड़ा माना जाता है, वो देवरिया ज़िला जिसमें एक वक्त सबसे ज़्यादा चीनी मिलें थीं, वो देवरिया ज़िला जो देवराहा बाबा के नाम से भी मशहूर है, प्रसिद्ध संत हुए, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हुए, उसी देवरिया ज़िले के राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं। एक ऐतिहासिक इंटर कॉलेज है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। और जब हम यहाँ पर पहुँचे, जब कहता है वोटर की टीम पहुँची, तो यहाँ इस स्कूल के इस विद्यालय के अध्यापक भी हमारे साथ आ गए, यहाँ के छात्र भी मौजूद हो गए और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, आम नागरिक सभी न्यूज़ 18 पर अपनी बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए, देवरिया ज़िले के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। चलिए, कहता है वोटर की टीम जब यहाँ पर पहुँची है तो हम सबसे बात करेंगे, उनके विचार समझेंगे, उनकी बात सुनेंगे, ये जानेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। आने वाले चुनाव में जब वो पोलिंग बूथ तक जाएंगे, ईवीएम मशीन तक जाएंगे, तो क्या बात उनके जहन में सबसे ऊपर होगी, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, देवरिया क्यों पिछड़ा रह गया, रोजगार कितना है यहाँ पर, स्कूलों में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो अपना भविष्य कैसा देखते हैं, उनको अध्यापन कैसा मिल रहा है, यहाँ पर शिक्षा की सुविधा कैसी है, स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है, सब हमारी बातचीत का मुद्दा होगा। और यहाँ के राजनेताओं ने यहाँ के लिए क्या किया है, सांसद ने यहाँ के लिए क्या किया है, ये सब हम जानेंगे। और इसीलिए हम अपनी दाहिनी ओर से बात की शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि हमको देखने के लिए बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आ गए हैं। जिज्ञासा है उनके मन में, वो भी देखना चाहते हैं कि उनके वरिष्ठ लोग, उनके टीचर्स क्या बात कहने जा रहे हैं। चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं। अपना परिचय दें आप। मैं डॉक्टर विजय प्रताप श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पत्थरदेवा। अरे वाह, आप तो शिक्षाविद हैं, प्रधानाचार्य हैं। देवरिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या, आपने अभी एक बात कहा है कि यहाँ आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद भी यहाँ सबसे ज़्यादा शुगर मिले थी और ये शुगर मिले सभी बंद हो गई। किसान परेशान है। गन्ना का जो अभी सीमा है, अभी जमा चलाने के लिए गन्ना शुगर फैक्ट्री को, अभी वो सब बंद होने चली गई और एक भी शुगर फिन मिल ठीक से नहीं चल रही है और न भी शुगर मिल की कोई स्थापना की कोई बात हो रही है। अभी बैतालपुर में आंदोलन चल रहा है, उसमें भी शुगर मिल के उनके बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं है कि शुगर मिल बनेगा कि नहीं बनेगा। चुनाव हुआ तो उस समय सभी लोगों ने कहा था कि भैया यहाँ शुगर मिल बनना चाहिए और इस समय ये शुगर जो है क्यूबा, एक तरह से इसको क्यूबा के रूप में देखते हैं कि गन्ना का जो है कटोरा है, ये उसको रूप में देखते हैं। फिर भी यहाँ किसान परेशान है, जबकि उनका कैश क्रॉप गन्ना ही है, वो भी यहाँ नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के मामले में देखिए, हर जगह यहाँ आपके बगल में ही यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई, आपका बलिया में, यहाँ भी आप देख रहे हैं, आजमगढ़ में भी घोषणा कर रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ भगवान बुद्ध का जो है पीजी कॉलेज है, जहाँ पहले से भी है विश्वविद्यालय के लिए भगवान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए था, वहाँ भी नहीं कोई विश्वविद्यालय है। न कुशीनगर में भी, अभी यहाँ देवरिया में भी अभी आंदोलन चला था कि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। मंत्री जी आते हैं, कृषि विश्वविद्यालय जहाँ नहीं कृषि है वहाँ विश्वविद्यालय खोल दे रहे हैं, और जहाँ विश्वविद्यालय की जरूरत है वहाँ विश्वविद्यालय नहीं खोल रहे। बड़े दुख है आपके मन में, बड़ी तकलीफ है आपके मन में। अपना परिचय दें, आप बताएं क्या दिक्कत है यहाँ पर। जी, मैं नाम है नरेंद्र देव शुक्ल, मैं एडवोकेट हूँ सिविल कोर्ट में। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है यहाँ का रोजगार, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सरकार की जो नीतियाँ हैं उसको फॉलो नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक पक्ष की बात सुनता है, उसकी बात सुनता ही नहीं है। ये तो बड़ी गंभीर बात है, प्रशासन पे बड़ा गंभीर सवाल है। अपना परिचय दें। सिद्धेशनाथ मिश्र, प्रधानाचार्य कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज बिशुनपुर कला। जी सर। तो सब कुछ ठीक है यहाँ पर, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में तो बहुत ही गड़बड़ी है, क्योंकि हर विद्यालयों में पद खाली हैं और माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति तो यह है कि प्रधानाचार्य का चार्ज लेने के लिए भी लोगों को तलाशना पड़ता है कि कहाँ से आकर के कोई प्रधानाचार्य चार्ज लेगा, को चार्ज देना पड़ता, टीचर ही नहीं है। और तुम ही चार्ज, जब तक शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं होगा, देश का सुधार होना नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आप पीछे क्यों खड़े, आगे आ जाइए। अपना परिचय दें। ईश्वर शरण श्रीवास्तव, बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर, टीचर है मैं। अरे वाह, आप भी अध्यापक हैं और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है देवरिया में, प्रदेश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जिला है और यहाँ पर शिक्षा की समस्या सुन लीजिए आप, क्या दिक्कत है? सर, यहाँ टीचर की बहुत कमी है। जहाँ 45 टीचर से वहाँ 10-12 रहे। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ टीचर ही नहीं है, एक टीचर 2 टीचर से स्कूल चल रहा है। इतना पिछड़ा क्यों रह गया ये?
शासन की मंशा है, शासन इस पर ध्यान नहीं देता है, नियुक्तियां नहीं होती है। चयन बोर्ड से एक भी नियुक्तियां नहीं हो नियुक्ति रही। हुई। नियुक्तियां नहीं हुई हैं, वो गंभीर समस्या है। अपना परिचय दें आप। मैं जोगेंद्र नाथ शुक्ल एडवोकेट हूँ देवरिया में। मैं देवरिया के प्रशासन के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूँ। और ये प्रशासन इस तरह से पल्लू है, जानबूझ करके एक पक्ष को, मैं स्वयं पीड़ित हूँ। एक हमारे पुश्तैनी जमीन है परमार्थी पोखरे के पूरब, उसमें एक दबंग आदमी भानु प्रताप सिंह है, पनार के रहने वाले। उनको मैंने उनके बहुत दबाव पर, आग्रह पर 10.5 मील दक्षिण तरफ बेचा। और वो यहाँ के प्रशासन को मिला के प्रशासन से दिक्कत, प्रशासन से दिक्कत है आपको, ठीक। प्रशासन मिल करके ये हमारी जमीन को लूट रहा है। और प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि मंत्री भी मिले हुए हैं और यहाँ का जो भाजपा का अध्यक्ष है वो भी उनके पक्ष में उनके नाजायज का हरकतों का मदद कर रहा है और नाजायज कार्य कर रहा है। बहुत बहुत क्रोधित है प्रशासन से। अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, प्रवक्ता SSBL इंटर कॉलेज देवरिया। आप सब कुछ ठीक है देवरिया में? नहीं, अगर ठीक होता तो समस्या न होती। समस्याएं हर क्षेत्र में यहाँ पर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ रोजगार की समस्या है। और ये जो जिला है यहाँ पे एजुकेशन, जैसे आपने भी चर्चा की, साक्षरता और शिक्षा दोनों में बहुत अंतर है। साधारण पढ़ना लिखना तो साक्षरता में आ जाती है, लेकिन शिक्षा हुआ है जिससे हमें गुणात्मक और क्या सही है क्या बुरा है इसकी हम जाँच कर सकें। और ख़ासकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस हैं, बट डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करते। पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा, डेवलपमेट के लिए कुछ नहीं। राजनीतिज्ञ हैं यहाँ पे, और लेकिन काम नहीं करते हैं। जो रोजगार के अवसर थे भी, हमारे भाई ने कहा कि ये चीनी मिलें और जो क्रैप कास्ट का जो एक किसानों का एक जरिया है वह गन्ना उत्पादन है। 21 चीनी मिलें साहब, 21 चीनी मिलें। गोरखपुर जब एक जिला था तो ये महाराजगंज, परजौना, देवरिया मिले 21 चीनी मिलें थी। आज वे सभी चीनी मिलें बंद हो गई हैं। जो चल भी रही हैं वहाँ पे किसानों को समय से न तो गन्ना वहाँ पर लिया जा रहा है, परेशान है, पर्ची समय से नहीं कट रही है और सिर्फ फरमान जारी हो जाता है लखनऊ से, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन है उसमें रुचि नहीं ले रहा है। प्रशासन में शासन की योजनाओं में प्रशासन रुचि नहीं ले रहा है। और ये गन्ना के भुगतान की समस्या एक शिक्षाविद हमें बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं कुछ। आप क्या करती हैं? जी मैं टीचर हूँ। आप अध्यापिका हैं? अच्छा, कहाँ अध्यापन कार्य कर रही हैं? मैं यहाँ भटनी ब्लॉक के भैरचौरा इंटर कॉलेज में, श्री बच्चन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। वहाँ से यहाँ मूल्यांकन किया है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। देवरिया में भी वोट डालने जाएंगी ही आप, जागरूक मतदाता की तरह से। जब आप वोट डालने जाएंगी ईवीएम तक, पोलिंग बूथ तक, तो सबसे पहली बात आपके जहन में ऊपर क्या हो? हमको तो ऐसे प्रशासन या ऐसे नेता का चुनाव करना है जो वास्तव में अपना कार्य सही ढंग से कर सके। वास्तव में ऐसे दलाल और ऐसे दलित लोगों को नहीं लाना है कि जो हमारे प्रशासन में वोट के लिए तो खूब प्रचार करते हैं लोग, लेकिन आकर के वास्तव में अपना जो कार्य करना चाहिए वो करते नहीं है लोग। जनता से झूठा वादा करते हैं लोग और कुर्सी मिल जाने के बाद ये रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वास्तव में कुछ करते नहीं है लोग। वास्तव में जो रोजगार देना चाहिए, घर घर शिक्षा पहुंचाना चाहिए, घर घर ये शौचालय पहुंचाना चाहिए, तो ये सब होता नहीं है। बस ये उनकी बात कहने तक सीमित रहती है। सिर्फ बातें कहते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ जिले में कैसी? सर, हम लोग चूँकि ग्रामीण स्तर से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में आना जाना है हम लोगों का बहुत दूर। वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ फील करते हैं। बाहर आने जाने में भी इस तरह की कोई दिक्कत मतलब सेफ्टी की कोई इशू नहीं है? सेफ्टी का कोई इशू नहीं? हाँ, इशू नहीं है, बट मतलब हम लोग निकलते हैं तो कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छी बात है, चलिए पॉजिटिव बात है। अपना परिचय दें। जी, वरुण कुमार राय, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हूँ। अच्छा, देवरिया इतना पीछे क्यों रह गया? कांग्रेस पार्टी ने बड़े लंबे समय तक शासन किया देश पर। अक्सर विपक्ष जो है, बल्कि भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने दिन तक शासन किया, कुछ नहीं किया। और आप उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो कांग्रेस के नजरिए से देवरिया में पिछड़ापन क्यों है? जी देखिए, पहला कारण तो ये है कि पिछले 27-28 सालों से प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं थी और प्रदेश के विकास का जहाँ तक जिम्मा है वो राज्य सरकारें करती हैं। केंद्र सरकार का बहुत आंशिक उसमें होता है। और 27-28 साल से कांग्रेस सरकार नहीं थी प्रदेश में। जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तो देवरिया जनपद में 14 चीनी मिलें हुआ करती थी। लेकिन आज सपा, बसपा और भाजपा की सरकारों में सारी कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, कुछ भी, सब चीनी मिलें बंद हो गई। कानून चीनी मिलों मामले में कुछ भी नहीं हुआ। और जो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया देश के लिए, तो मैं कहता हूँ देश की आजादी का इतिहास पढ़ें। जब 1952 में पहली बार जमहूरियत की सरकार बनी, उसके पहले क्या था हिंदुस्तान में? देश बुरी तरह फटेहाल था, देश में बेकारी थी और अर्थ के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर नहीं था। सेना के मामले में हम कमजोर थे। जब कांग्रेस सरकार आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, तमाम
कांग्रेस के यशस्वी प्रधानमंत्रियों ने इस देश के विकास के लिए। अच्छा, जी ये बताइए कि ये सब तो हुआ, लेकिन 27-28 साल से कांग्रेस यहाँ पर कमजोर क्यों हो गई? कमजोर क्यों हो गए कि कांग्रेस सबको लेकर चलने की बात करती थी, और जो दूसरे दल थे कोई धर्म को लेकर चला, कोई जात को लेकर चला। ठीक 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 ठीक। हमारे साथ छात्र भी हैं, इधर आओ, आगे आओ। यहीं पढ़ते हो? नहीं, कहाँ पढ़ाई करते? स्प्रिंग सैन एकेडमी में। अच्छा, पढ़ाई ठीक से होती है स्कूल में? हाँ, पढ़ाई सही होती है। कोई स्कॉलरशिप वगैरह तुम लोग को मिली कि नहीं मिली है? नहीं, स्कॉलरशिप नहीं मिली है। कोई और प्रोत्साहन किसी किस्म का पढ़ाई में हाँ मिलता है? हाँ। अध्यापक ठीक से स्कूल में आके पढ़ाते हैं? हाँ। चलो, बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए, अपना परिचय दी पहले। मैं कयूम खां, अल्पसंख्यक कांग्रेस का प्रेसिडेंट था जिला देवरिया का। सर, अभी आपने पूछा इनसे, तो देवरिया जो है किसानों का बहुत बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा क्षेत्र है किसानों का। इसके पहले जो है 14 शुगर फैक्ट्री थे यहाँ पलरौना देवरिया मिला करके, और जब कांग्रेस यहाँ से हटी सब फैक्ट्रियों को बाकी सरकारों ने बेच दिया। जितनी सरकार इसके बाद आई कांग्रेस के बाद, सबों ने जो शुगर फैक्ट्री बेच दिया, बनवाया किसी ने नहीं। कांग्रेस ने एक फैक्ट्री बनवाया वहाँ ढाढ़ा में, हाटा जिला में, और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है वही किसानों की। शुगर फैक्ट्री इन लोगों ने बेच दिया, बनवाया नहीं। हमारी सरकार तो शुगर फैक्ट्री यहाँ बनवाई और चला। आप लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं, कोई विरोध कर रहे हैं, कोई प्रदर्शन कर रहे हैं? इसके लिए कर रहे हैं, सुनता कौन है? अरे हम विरोध कर रहे हैं, कोई नहीं सुनता है, क्योंकि हम अपोजिशन के हैं। ज्यादा हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगा, हम जेल चले जाएंगे, कार्रवाई मेरे ऊपर हो जाएगी। दिक्कत मेरे सामने यह है। इधर आइए, आगे आप खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, परिचय दिए अपना। सत्यवान राव, चोडिया इंटर कॉलेज में पढ़ा। क्यों मुस्कुरा रहे थे? आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे। गलत कह रहे थे कि सही कह रहे थे? गलत क्या कर रहे हैं, सही भी कह रहे हैं, कुछ गलत भी कह रहे हैं। अच्छा, क्या गलत कह रहे थे? अब जैसे इन्होंने कहा कि अरे समस्या हर सरकार में थी, अगर सरकार में समस्या नहीं रही होती तो कांग्रेस आज इतना पीछे नहीं गई होती। और राजनीतिक उठापटक तो चल ही रहा है, जात पात का जो हिसाब किताब है वो है, लेकिन इसमें इन लोगों में भी कुछ कमी रही होगी, तभी तो। ठीक बात है, ठीक बात है। आप कुछ जागरूकता की बात कह रही हैं? हाँ जी सर, मतलब जो भी योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है, यहाँ इतनी समस्याएं हैं कि जो पैसा देश के डेवलप में देना चाहिए उसे समस्याओं पे व्यय करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और बीच के जो लोग हैं उन लोगों के मतलब शिथिलता के कारण या जो भी कहें। बीच के लोग कौन है? बीच के लोग कौन है? और अब शासन से एफिलिएटेड लोग ही हैं जो आम नागरिक तक सुविधाओं को पहुँचाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तिजोरी में बंद हो जाती है, जिसके ये बड़ी बात है। अपना परिचय दें आप। जावेद अहमद समस्या। किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं? सामान्य व्यक्ति हैं। अच्छा, तो राजनीतिक विचार भी आपने सुन लिए, कांग्रेस पार्टी का, अध्यापक का, वकीलों का, शिक्षाविदों का। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना पुराना जिला, इसके इतने एंशिएंट रूट्स हैं, इतने प्राचीन रूट्स हैं, और तमाम तरह की चीज़ें जो प्रकृति से मिलनी चाहिए सब यहाँ पर हैं, फिर ये देश के अग्रणी जिलों में क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात यहाँ रोजगार की बहुत कमी है। जो भी सरकारें, रोजगार के कोई इंतजाम नहीं हुआ, पिछड़ा इस वजह से है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है? नेता जिम्मेदार है। यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। आज तो कोई उद्योग नहीं लगा, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, किसी बिल्कुल नहीं, कोई काम इस स्तर पे नहीं हुआ। अच्छा, तो इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या बात आप सोचेंगे? यही सोचेंगे कि जो हमारे विकास की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, यही सोचेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे। विकास और रोजगार की बात सोचेंगे। अपना परिचय दीजिए। जी, नरेंद्र कुशवाहा, चोडिया इंटर कॉलेज से हैं जी। यहाँ सब कुछ तो समझ में आता है, चल रहा है, लेकिन वास्तव में जो भी राजनीतिक दल के नेता चुने जाते हैं वो लोग बस चुन करके या चले जाते हैं। यहाँ के लोगों का खबर नहीं रखते हैं कि आखिर रोजगार का स्तर कहाँ जा रहा है, शिक्षा की क्वालिटी कहाँ जा रही है। उसके बाद से चिकित्सा क्षेत्र में भी जो आम जनता को लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार कहीं पर कुछ भी उस तरह से नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए था? नहीं, एकदम नहीं। ये लोग केवल वादा करते हैं, उसके बाद से चले जाते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। तो आप लोग पकड़ते क्यों नहीं, पूछते क्यों नहीं? असल में यहाँ जो है जातिगत वोट पड़ते हैं, आए समय जो है चेंज हो जाते हैं, लगातार एक साथ नहीं रहते हैं। कई आप बड़ी बात कह रहे हैं। अपना शुभ नाम क्या बताया आपने? नरेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा जी, आप ये कह रहे हैं कि बात विकास की होती है लेकिन वोट जाति पर पड़ता है? जी, पक्की बात है। ये बात जो कह रहे हैं कि यहाँ पर वोट जातिगत आधार पर पड़ता है, वैसे तो ये ऐसी सच्चाई है जिस पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, मानता है, स्वीकार भरे न करे, अंदर अंदर मानता है। आप भी मानते हैं?
निश्चित रूप से जातिगत भावनाओं को इस देश में और धार्मिक भावनाओं को उसका के अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम इस देश के नेताओं ने किया है। मैं सारे दल के नेताओं से पूछना चाहता हूं, देश की बात कौन करता है? जाति की बात करते हैं। पहले टिकट उसको दिया जाता है कि हमारे जाति का कौन सा ज्यादा यहाँ वोटर है, उसको हम टिकट देते हैं और विकास की बात करते हैं। एक दल की बात मैं नहीं करता हूँ, ये सारे दलों की यही स्थिति है, इसे स्वीकार करना चाहिए। ये बात देखिए, राजनेता होते हुए जो है शाही जी कह रहे हैं कि यहाँ पर सारे राजनीतिक दल जातिगत बात करते हैं, जातिगत समीकरण बनाते हैं और यही वजह है कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। इसका हल क्या है? इसका यह हल है कि नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। आज शिक्षित वर्ग जब आगे आएगा और राजनीतिक क्षेत्र में ये तय करना पड़ेगा कि जो ग्रेजुएट होगा वो हमारा एमएलए होगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा वो हमारा एमएलए होगा। कक्षा 3 पास करके जब हमारे देश के नेता संसद में जाकर शिक्षाविदों का कानून बनाएंगे, उस देश का विकास संभव हो ही नहीं सकता है। आपका दल जातिगत समीकरण तोड़ने के लिए क्या प्रयास कर रहा है? हम तो सबको लेके चलते हैं। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है, सबके लिए काम करती है। सबको, हिंदू मुसलमानों को एक साथ लेके चलने का काम किसी दल ने अगर हिंदुस्तान में किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जनता ने इस बात को स्वीकार करना क्यों बंद कर दिया? आपका पराभव क्यों हुआ? जनता को भड़काया गया जातिगत भावनाओं को लेकर। आपने भड़कने दिया? नहीं, हमने कोशिश की, लेकिन लिटरेसी जहां कम है ना, कम पढ़े लिखे लोगों को समझाना थोड़ा सा बड़ा आसान होता है इन नेताओं को। नेता उनको समझा लेते हैं कि भाई जातिगत तो आपके जातियों का विकास नहीं हो रहा है, तो हम उस पे चलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रियंका जी आई हैं, उनके नेतृत्व में हमारे कांग्रेस के लोग गांव-गांव जा रहे हैं, बता रहे हैं कि देश जाति और धर्म से ऊपर हमारा देश है, देश के लिए काम करने की आवश्यकता है। जाति को छोड़िए, देश के विषय में बात करिए, तब विकास होगा। चलिए ये एक पॉलिटिकली चार्ज होने के साथ साथ एक बड़ी बात इन्होंने कही और मानी, बड़ी अच्छी बात है कि जातिगत समीकरण यहाँ पर रोल प्ले करते रहे हैं और ये भी मानते हैं कि इस वजह से इस क्षेत्र का विकास वैसे नहीं हुआ जैसे हो सकता था। बहुत सारे हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए हैं। कुछ राजनीतिक पक्ष आपने सुने, कुछ और राजनीतिक पक्ष भी यहाँ पर मौजूद हो गए हैं, बल्कि बीजेपी के लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका परिचय लेंगे, इनसे बात करेंगे। कहता है वोटर, देवरिया से देख रहे हैं आप, देवरिया के दिल में मौजूद एक बहुत ही पुराने विद्यालय से, राजकीय इंटर कॉलेज से देख रहे हैं आप, जो अंग्रेजों के समय में हाई स्कूल था, राजकीय इंटर कॉलेज हो गया और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, दिल खोल कर रखी है। लोग मानते हैं कि यहाँ के चुने हुए नेताओं ने वैसे काम नहीं किया जैसे कि उनको करना था। लोग यहाँ पर यह भी स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि राजनेता स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पर वोट जातिगत आधार पर पड़ता है, विकास की सिर्फ बात होती है, वोट जाति पर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आइए इस बात का जवाब लेते हैं। और क्या यही कारण है पिछड़ेपन का या कोई और भी कारण है? अपना परिचय दें आप। मेरा नाम दिव्यांशपति त्रिपाठी है, मैं अधिवक्ता हूँ और समाजवादी पार्टी जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूँ। अरे वाह, जिला अधिवक्ता संघ के भी अध्यक्ष हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, जिला अधिवक्ता सभा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। तो वोट जाति पर पड़ता है यहाँ पे? जी बिल्कुल पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं चुनाव आते आते लोग विकास के मुद्दों भूलकर जाति पर अपने आप को निर्भर कर लेते हैं। कि जैसा हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जब टिकट दिया जाता है तो यहाँ पर यही सबसे पहले देखा जाता है कि किस जाति के अधिक वोटर हैं, किस जाति का आंकड़ा ज्यादा है, उस व्यक्ति को वहाँ पर टिकट देकर भेजा जाता है। तो ये तो सारे राजनीतिक दलों की समस्या है। बिल्कुल सारे राजनीतिक दलों की समस्या है। इसमें आपका भी दल शामिल है? बिल्कुल, मेरा भी दल इसमें शामिल हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये कहीं न कहीं टिकट बंटवारे में जाति के आधार को सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तो इसको तोड़ा कैसे जाएगा त्रिपाठी जी? इसको तोड़ा इसीलिए जाएगा जब हमारे जैसे न्यू कमर, जब हमारे जैसे नौजवान राजनीति में आएंगे और जब विकास परक की सोच रखेंगे, विकास परक की बातें करेंगे, तब इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक, बहुत बड़ी बात आपने कही। नौजवानों का सामने आना जरूरी है। आगे आ जाइए आप, अपना परिचय दीजिए। दुर्गेश तिवारी। क्या करते हैं आप? व्यवसाय हूँ। व्यवसायी हो। व्यवसायियों की क्या समस्या है यहाँ देवरिया में? सुरक्षा की समस्या है और ज्यादातर तो विकास की लोग बातें करते हैं, लेकिन विकास अभी तक उस स्तर का हुआ नहीं है। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो तमाम शिलान्यास हो रहे हैं, तमाम तरह की घोषणाएं हो रही हैं। एक्सकलेटर हमारे सदर रेलवे स्टेशन पे का शिलान्यास किया गया, ये पहले भी हो सकता था। अच्छा, प्रशासन यहाँ प्रशासन की योजनाएं ठीक से उतारता है या लापरवाह रहता है? लापरवाह रहता है, लापरवाही बहुत है यहाँ। प्रशासन की शिकायत बहुत है यहाँ पर। आगे आ जाइए आप, अपना नाम बताइए। मुजाहिद खान। मुजाहिद खान, क्या करते हैं? मैं मेडिकल काम करता हूँ, दवा काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? दवा काम करते हैं। तो व्यापारी और खासकर दवा के व्यापारियों के लिए सब ठीक है यहाँ देवरिया में? इस समय तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा मोड़ा कमी है, तो हर सरकारी में रहती है। अब उसके लिए पकड़ के चला जाए तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, हाँ, और क्या? तो क्या दुरुस्त हो जाए तो व्यापारी खुश हो जाएंगे? सिस्टम सही कीजिए। कौन सा सिस्टम? सब सारी कमियां तो है, सिस्टम में कमियां हैं। अब कहाँ कहाँ गिनाया जाए, लंबा हो जाएगा। एक सबसे बड़ी कमी बताइए। कुछ सही नहीं है। सही एक सबसे बड़ी कमी? एक में क्या बताया जाए, सारी कमियां हैं। चलिए, सारी कमियां। अपना परिचय दें आप।
मेरा नाम राजन तिवारी है। मैं समाजसेवी हूँ और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 5 साल से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बनी है फुल मेचोरिटी में, और देवरिया में जो है सप्त क्रांति इसी महीने से रुकना शुरू हुई है। अच्छा, इसी महीने 5 साल जो है इसका जरूरत नहीं लगा क्या? 5 साल से जो है अब लगा है कि मैंने सप्त क्रांति देवरिया में रुकना चाहिए। अब यहाँ के लोगों को सीढ़ी चाहिए चढ़ने के लिए जो है ऑटोमेटिक। अब जो है ये देवरिया में जो है ये सीसी रोड की नपाई हो रही कैमरे लगा करके, अब जब आचार संहिता लगने वाली है, क्या बात है ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देवरिया को नेता जो है नौजवान चाहिए और टाइम से पहले काम हो, ये ऐसा चाहिए। नेता नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। चुनाव के लिए काम ना हो, काम के लिए काम हो, यही कहना चाहते हैं आप। अपना परिचय दें आप। मेरा नाम मनोज कुमार पासवान है, मैं राज्य कर्मचारी हूँ। अभी तक बहुत लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन हमारी जो तकलीफ है वो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की तकलीफ में पूरे प्रदेश में आपके संघ के लोगों से सुनता रहा हूँ, आप भी अपनी बात कह लीजिए। तो चूंकि जो है हमारी पेंशन की बात है वो पूरे राष्ट्र में पूरे राज्यों में चल रहा है, लेकिन यही जब हमारे मुख्यमंत्री जी जो विपक्ष में रहते थे तो अपने पैड पे उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस की सरकार में कि उनको पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन जब इनकी सरकार केंद्र में भी है राज्य में भी है, लेकिन अब ये समझा रहे हैं कि नहीं एनपीएस बढ़िया है, बल्कि 10 के बजाय 4% उन्होंने बढ़ा दिया है। अगर ये नहीं करेंगे तो मैं इन सभी लोगों के सामने कह रहा हूं कि जो हाल इनका मध्य प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, कर्मचारी करके दिखाएंगे और हर हाल में दिखाएंगे। चलिए, बड़ा क्रोध है आपके अंदर। ठीक है। और पूरे प्रदेश में मैंने लगभग यही भावना देखी है, और कम से कम हमारा संस्थान जो है इस विषय को उठाता रहा है, आपकी तकलीफ को, ये जो मैं एश्योर करता हूँ मैं आपको। आगे जी, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम देवमणि त्रिपाठी है, रामनाथ देवरिया का रहने वाला हूँ और पेशे से किसान हूँ। किसान है आप? किसान पेशा है क्या किसानी? नहीं, पेशा नहीं है, लेकिन आज के दौर में पेशा ही हो गया है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो किसानी में कोई दिक्कत आती है आपको या सब ठीक मिल रहा है? बहुत दिक्कत आती है। क्या? अभी खाद बीज की समस्याएं रहती हैं बराबर, और खेत जो हम लोगों का है वहाँ कई जगह रोड निकल गया है बिना प्रशासन की अनुमति से। वहाँ के ग्राम प्रधान अपनी जबरदस्ती दबंगई दिखा के उन्होंने रोड बना दिया। हम लोग रोकने जाते हैं, प्रशासन के पास दौड़ते हैं, वहाँ कोई सुनवाई होती नहीं है। कभी अगर स्टे हम लोग को मिल भी गया तो स्टे का पालन यहाँ की लोकल पुलिस नहीं करती है। ये बात बहुत शिकायतें मैंने सुनी है कि यहाँ पर इस प्रकार के विवाद में प्रशासन प्रोएक्टिव नहीं रहता है। जी, हम लोग कितना भी दौड़ेंगे, कहीं भी सोर्स लगा लेते हैं या प्रशासन के पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। रास्ता वैसे बन गया, हमारी जमीन फंस गई, अब वहाँ से हमारी किसानी खत्म हो गई, क्योंकि जब रास्ता बन गया तो वहाँ कोई फसल नहीं होगी। हर खेत को बैरोकेट किया नहीं जा सकता है। बहुत धन्यवाद देवरिया की जनता का यहाँ पर आए और इस ऐतिहासिक इंटर कॉलेज से उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर और उसमें सभी लोगों की अपनी अपनी राय है। सब लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से काम यहाँ के चुने हुए नेताओं को करना चाहिए था या प्रशासन को करना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, और लोग अपनी खामी भी मान रहे हैं, राजनेता भी अपनी खामी मान रहे हैं, राजनीतिक दल भी अपनी खामी मान रहे हैं और सुधार के लिए तैयार दिख रहे हैं। कहता है वोटर के लिए वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ मैं राजेंद्र देव देवरिया से।